Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of banking chapters. जो हमारा बैंकिंग चैप्टर चल रहा है, कल हमने किया था मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट सेकंड बैंक कौन सी है, सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक इट इज ऑल्सो कॉल्ड आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हमारे सेंट्रल बैंक क्या है, किस नाम से जाना जाता है इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज एस्टेब्लिश्ड इन 1935. जो एस्टेब्लिश हुई थी 1935 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी. ये एक अपेक्स बैंक है, आरबीआई एक अपेक्स बैंक है. अपेक्स एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो क्या है, इसके जो खुद के फंक्शंस हैं वो ही क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक की डेफिनेशंस को कंप्लीट कर देते हैं. तो अब हमें करने हैं कि जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई बैंक है, उसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं, वो कैसे कैसे अपना रोल प्ले करती है. तो सबसे पहले है बैंक ऑफ इशूइंग नोट. जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, एक ऐसी बैंक है जिसको एक सोल अथॉरिटी मिली हुई है कि पेपर नोट को इश्यू करने का राइट केवल सेंट्रल बैंक को है. जितने भी हमारे पेपर नोट्स होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर किसको, 1 रुपीज के पेपर नोट को छोड़कर बाकी के जितने भी पेपर नोट्स हैं, कौन प्रिंट करती है, कौन इश्यू करती है, आरबीआई इश्यू करती है. और उसके ऊपर जो सिग्नेचर्स होते हैं वो किसके होते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई. आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर्स होते हैं. बाकी क्या बच गए, जैसे क्वाइंस है या 1 रुपीज का नोट है, उसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो खुद इश्यू करती है. उसे खुद इश्यू करते हैं. उसके ऊपर सिग्नेचर्स भी किसके होते हैं, साइन होता है, वो किसके होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होते हैं. तो बैंकिंग ऑफ इशूइंग नोट्स में सोल अथॉरिटी. अब क्या है कि इसका ऐसा क्यों है कि सोल अथॉरिटी आरबीआई को ही दे रखी है. कुछ ऐसा होता है कि सभी बैंक तो सारे एक हैं, तो सभी बैंकों की अथॉरिटी क्यों नहीं दे रखी. तो अगर यहाँ मोनोपोली नहीं होगी, तो ये मोनोपोली हो ना, कि कंप्लीट जो राइट ऑफ किसका है, सेंट्रल बैंक का. अगर ये मोनोपोली नहीं होगी तो जितनी भी हमारी कॉमर्शियल बैंक है, वेदर पब्लिक और प्राइवेट, सबको क्या मिल जाए, राइट मिल जाए कि आप क्या करो, करेंसी को प्रिंट करो, पेपर नोट्स को प्रिंट कीजिए. तो सभी क्या करेंगे, अपने पेपर नोट्स को डिफरेंट कलर देंगे, डिफरेंट शेप देंगे, डिफरेंट फोटो देंगे. मतलब कि जो करेंसी है वो मतलब कि होमोजीनियस होने की बजाय कैसी हो जाएगी, हेट्रोजीनियस. एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में आपने सुना होगा ना, जहां पर क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स होते हैं. जब सबको ये राइट मिल जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को बना सकता हूँ, तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्या कर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं. जैसे हम देखते भी हैं, फॉर एग्जांपल शॉप. देखो शॉप के प्रोडक्शंस कितने ज्यादा होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स के होते हैं, डिफरेंट पैकिंग के होते हैं, डिफरेंट पैकेजिंग के होती हैं, जो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से या दूसरे ब्रांड से अपने आप को क्या करती हैं, बिल्कुल डिफरेंशिएट करते हैं, अपने आप को यूनिक साबित करती हैं. तो सेम ऐसे ही होगा. अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारी कंट्री में क्या नहीं रहेगा, एक जैसी पेपर करेंसी नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी तो कंट्री के अंदर बहुत बड़ा बवाल हो सकता है. इस चीज से बचने के लिए केवल किसको राइट दिया हुआ है, आरबीआई को ही राइट दिया गया है कि आप ही क्या करोगे, न्यू करेंसी प्रिंट करोगे. क्या करोगे, न्यू करेंसी प्रिंट. लेकिन आरबीआई अपनी मर्जी से करेंसी प्रिंट नहीं करती, गवर्नमेंट ऑर्डर देती है तब वो प्रिंट करती है. दूसरा, फ्री में करेंसी प्रिंट नहीं करती. पहले गवर्नमेंट को कुछ मॉर्गेज रखवाना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है आरबीआई के पास. उसके बाद ही आरबीआई बैंक क्या करती है, न्यू करेंसी को प्रिंट करती है. क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकंड है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. जो आरबीआई बैंक है वो गवर्नमेंट की भी बैंक है. किसकी बैंक है, गवर्नमेंट की. भाई गवर्नमेंट की बैंक कैसे है, देखो जो आरबीआई बैंक है, आरबीआई बैंक प्ले अ रोल ऑफ एडवाइजर एज अ एजेंट एज अ बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो आरबीआई बैंक होती है वो गवर्नमेंट के एज ए एडवाइजर का रोल प्ले करती है, एज अ बैंकर का रोल प्ले करती है, और एज हम बोल सकते हैं बैंकर हो गया, एडवाइजर्स हो गया, एज अ एजेंट क्या करती है, रोल प्ले करती है. तो वन बाय वन देखें, एज अ एडवाइजर कैसे रोल प्ले करेगी. देखो जब भी गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस चाहिए होती है, जब भी गवर्नमेंट क्या बनाती है, फिस्कल पॉलिसीज बनाती है. क्या बनाती है, फिस्कल पॉलिसी. तो आरबीआई बैंक उसकी हेल्प करती है कि बजट जो बनना है, जो फिस्कल पॉलिसी जो बननी है, जो पॉलिसी बजट बनना है, उसके अंदर उस बजट को कैसे बनाया जाए कि
हमारी कंट्री की कंडीशंस क्या चल रही है, कितनी मनी सप्लाई हो चुकी है, कि अब की बार सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है, कम करना है, क्या करना है, वो सारे ही डिसीजंस किसके रिगार्डिंग, मतलब कि लोगों के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने हैं, वो किसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, आरबीआई के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, क्योंकि आरबीआई बैंक के पास सभी का लेखा जोखा होता है कि कितनी करेंसी सर्कुलेट हो रही है मार्केट में, क्या और सर्कुलेट करने की जरूरत है या नहीं है, कि लोगों की कंडीशंस क्या चल रही है। तो आरबीआई बैंक उसको एडवाइस देती है कि अब की बार आपको जो बजट है वो सरप्लस बनाना है या फिर डेफिसिट बनाना है। अब एज अ एजेंट कैसे रोल प्ले करती है, एज अ एजेंट जितनी भी गवर्नमेंट की क्या होती है, जो सिक्योरिटीज होती है, क्या होती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, उसको ओपन मार्केट के अंदर सेल और परचेज करने का काम भी कौन करती है, आरबीआई ही करती है, कि सिक्योरिटीज को किस रेट के ऊपर कब सेल करना है, कब परचेज करना है। तो एज अ क्या हो गई वो वहां पर उसकी एज अ एजेंट हो गई। फिर है नेक्स्ट इसका कौन सा फंक्शन है, एज अ बैंकर। जितनी गवर्नमेंट्स के अकाउंट जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, सारे ही अकाउंट्स कॉमर्शियल बैंक के अंदर होते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या है, गवर्नमेंट की बैंक है। किसकी बैंक है वो, गवर्नमेंट की बैंक है। गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स किसके पास मिलेंगे, आरबीआई के पास। अब है नेक्स्ट हमारा बैंकर्स बैंक्स एंड सुपरवाइजरी रोल। जो आरबीआई बैंक है वो बैंकों का भी बैंक है। आरबीआई बैंक क्या है, बैंकों का भी बैंक है। यहाँ भी जो आरबीआई बैंक है बैंकों का बैंक होने के साथ साथ यहाँ भी तीन फंक्शंस को प्ले करता है, एज अ एडवाइजर, एज अ एजेंट और एज अ बैंकर। कैसे, एज अ एडवाइजर आरबीआई बैंक कॉन्टिन्यूअस जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं उनको गाइडलाइंस देती रहती है, उनको कंडक्ट करती रहती है, उनको सुपरवाइज करती रहती है कि अब की बार आपको किस वे में लोन देना है, कितना लोन देना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रखनी है, आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ानी है, कम करनी है। मतलब उनको एडवाइजरी का फंक्शंस भी प्ले करता है, उनको गाइडलाइंस देती है, जो गाइडलाइंस को नहीं मानता उसको क्या कर लिया जाता है, फिर मर्ज कर लिया जाता है। फिर एज अ हम कहे एजेंट, कॉमर्शियल बैंक की भी कुछ सिक्योरिटीज होती है जिसको आरबीआई क्या करती है, ओपन मार्केट के अंदर सेल और परचेज करने का काम करती है। तो कॉमर्शियल बैंक की क्या होती है, जो भी उसकी जो सिक्योरिटीज होती है वो भी क्या होती है, बाइंग और सेलिंग होती है। एज अ बैंकर जितने भी कॉमर्शियल बैंक है सभी के अकाउंट किसमें होते हैं, आरबीआई बैंक के अंदर अकाउंट होते हैं, कि उनको जितना लोन लेना है, डिपॉजिट्स कराना है, वो सारे किसके थ्रू करते हैं, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई बैंक के थ्रू। जैसे कि हमारा बैंक कॉमर्शियल बैंक है तो सेम ऐसे कॉमर्शियल बैंक का जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन सबका बैंक कौन है, आरबीआई है। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स। जो आरबीआई बैंक है वो क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स, कि जब भी कॉमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन ना मिले, देखो जनरली ये देखा जाता है कि कॉमर्शियल बैंक को ऑलवेज टेक लोन फ्रॉम किससे लेती है, फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से लेती है। कि जब उसे क्या लगता है कि पब्लिक से भी लोन ले लेती है, जब उसे लगता है कि कहीं से मुझे लोन नहीं मिलने वाला तो वो आरबीआई की बैंक का दरवाजा खटखटाएगी, मुझे लोन चाहिए, कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो आरबीआई न्यू करेंसी, चाहे वो न्यू करेंसी प्रिंट कर क्या करे, करेंसी पेपर कर नोट को प्रिंट करे, वो कॉमर्शियल बैंक को क्या देगी, लोन। लेकिन कब देगी, जब कॉमर्शियल बैंक उसके लिए क्या जमा करा देगी, सिक्योरिटीज को जमा करा देगी, तभी क्या करेगी वो आरबीआई उसको लोन देगी। क्लियर हो गया। अब है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, जो फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, जो फॉरेन करेंसीज होती हैं, उनका भी अगर कस्टडी कौन वर्क करती है, आरबीआई वर्क करती है। कौन करती है, आरबीआई। जो हमारी आरबीआई है वो फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रखती है। ऐसा क्यों, देखो पहले 1991 से पहले तो आरबीआई ही कंप्लीट वर्क करती थी इसके रिगार्डिंग, बट 1991 के अंदर जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो वहां पर एक्चुअल रिफॉर्म्स के अंदर कुछ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थी वो एस्टेब्लिश कर दी गई, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अब इस काम को संभालती है। बट आरबीआई ने ये अपने अंडर अभी भी हैंडओवर किया हुआ है कि कहीं भी जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ेंगे, कम होंगे, तो आरबीआई इंटरवेंट करेगी, जिसको हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है फिक्स तो किया जाता है थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई, बट उसको मैनेज करने का काम कौन करती है, आरबीआई करती है। तो आरबीआई के पास जब फॉरेन एक्सचेंज होगा तभी वो उसको मैनेज कर पाएगी। जब उसे लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है,
क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई नहीं है तो खुद सप्लाई को रिलीज कर देती है। जो उसे लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, तो डाउन जा रहा है उस कंडीशंस में क्या करेगी, भाई डाउन भी इतना नहीं जाना चाहिए, तो इसका मतलब लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो खुद फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करना स्टार्ट कर देती है, डिमांड बढ़ जाती है, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट दोबारा से इंक्रीज हो जाता है। तो आरबीआई ये कहती है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना तो वो इंक्रीज होना चाहिए और ना ही वो ज्यादा डिक्रीज होना चाहिए। अब है लास्ट सॉरी इसमें क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। जो आरबीआई बैंक है वो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो सबका बैंक है, तो उनकी जितनी भी क्या हो जाती है, एरर हो जाती है, ओमिशंस हो जाती है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनको क्लियर करने का काम भी किसका है, आरबीआई का ही काम है। जैसे कि बैंक ए को ट्रांसफर करने थे बैंक बी को कितने 15,000, भाई बाय मिस्टेक उसने कितना कर दिया 20,000 बैंक ए ने ट्रांसफर क्रेडिट कर दिया बैंक बी के अकाउंट में। ऐसा तो नहीं है बैंक ए उठकर जाएगा बैंक बी से पैसा लेने के लिए, दोनों के अकाउंट किसमें है, आरबीआई बैंक में अकाउंट है। तो आरबीआई बैंक में अकाउंट है तो क्या करेगी आरबीआई बैंक, उनके अकाउंट को क्या करे, क्लियर कर दे। जैसे कि हमारा हो जाता है ना कि पर्सन ए है, ए पर्सन है, बी पर्सन है, पैसे कुछ और ट्रांसफर करने से गलती से हो गए तो बैंक उसको खुद सुधारती है। सिर्फ ऐसे बैंकों की जो मिस्टेक्स होती है कौन सुधारेगी, उसको आरबीआई बैंक सुधारती है। तो क्या करेगी, बैंक बी में जो 5,000 उसने एक्स्ट्रा करके डिपॉजिट किए हैं उसको अब क्या करेगी, उसके अकाउंट में से डेबिट करेगी और इसमें क्या कर देगी, उसको क्रेडिट कर देगी। क्लियर हो गया। अब है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। जो उधार दिया जाता है पब्लिक को, उस उधार को कंट्रोल करने का काम भी कौन करती है, आरबीआई। वो डिसाइड करती है कि कितनी मनी सप्लाई होनी है और कितनी मनी सप्लाई नहीं होनी है। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकती, मर्जी से लोन नहीं दे सकती, वो लीगली बाउंड होती है किसके अंदर, आरबीआई के अंदर। आरबीआई जो चाहती है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है, क्रेडिट का क्रिएशंस करती है। तो ये थे हमारे फंक्शंस। अब है नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड स्टेट कॉमर्शियल बैंक। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिफरेंस क्या है सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक का। तो सबसे पहले है इसका मीनिंग। देखो सेंट्रल बैंक क्या है, एक अपेक्स बैंक है। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक, द बैंक ऑफ ऑल बैंक्स इन द कंट्री, बैंकर्स ऑफ द कंट्री। ये क्या, बैंक ऑफ ऑल बैंक इन द कंट्री, कि कंट्री में जितने भी बैंक हैं उन सभी की बैंक कौन है, आरबीआई है। तो आरबीआई का एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन, एक अपेक्स बैंक है, सभी बैंकों का बैंक है। सॉरी, इसके जितने भी फंक्शंस है वो ऑलरेडी क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक की खुद की डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या है, देखो कॉमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कॉमर्शियल बैंक तो एक क्या है, केवल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, जिसका काम क्या है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना फ्रॉम जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से। लेकिन बट सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन टू कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक के भी दो ही फंक्शन होते हैं, सभी तो बैंक है, ये सभी बैंकों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, बैंकों ही को ही क्या देती है, लोन देती है। बट कॉमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, जनरल पब्लिक को क्या देती है, वो लोन देती है। तो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो तो बैंकों के साथ वो फंक्शंस प्ले करती है और कॉमर्शियल बैंक हम जनरल पब्लिक के साथ ये फंक्शंस प्ले करती है। क्लियर हो गया। सेकंड है कि जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी, कि जितनी भी सप्लाई ऑफ मनी होती है उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, सेंट्रल मनी का, कि कितनी मनी कंट्री में क्या करनी है, सप्लाई करनी, कितनी नहीं करनी है। बट जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक तो केवल कंट्रीब्यूशन करती है, क्या करती है, कंट्रीब्यूशन कहती है कि कॉमर्शियल बैंक कैन ओनली कंट्रीब्यूट द सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी अपना कंट्रीब्यूशन करती है बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये न्यू करेंसी को प्रिंट कर मार्केट में नहीं बेचती, ये तो इसके पास जो पैसा होता है किसका, जो आरबीआई बैंक ऑलरेडी क्या कर चुकी है, सप्लाई कर चुकी है, हमारे पास आ चुका है, उसी पैसे को बार बार बाय द डिमांड डिपॉजिट क्रेडिट, बाय द डिमांड डिपॉजिट क्या कर देती, क्रेडिट को क्रिएट करती, इस तरह सप्लाई ऑफ मनी में अपना कंट्रीब्यूशन करती है। ध्यान रखना दोनों ही सप्लाई ऑफ मनी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, दोनों ही सप्लाई ऑफ मनी है, बट ये रेगुलेट करती है, केवल कंट्रीब्यूट करती है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल बैंक क्या करती है, रेगुलेट करती है सप्लाई ऑफ मनी को, और कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है।
क्लियर हो गया 2 पॉइंट्स। थर्ड, जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हैज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक के पास जो फॉरेक्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, उसको एज अ कस्टडी का क्या करते हैं, वर्क करते। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होंगे, फॉरेन करेंसी होंगी, सारी किसके पास मिलेंगी, वो सारी सेंट्रल बैंक के पास मिलेंगी। किसके पास मिलेंगी, सेंट्रल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक उसको एज अ कस्टोडियन क्या करती है, वर्क करती है। वहीं जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करती है, नॉट कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो फॉरेन एक्सचेंज का कोई कस्टडी में रूप में कवर नहीं करती। ऐसा नहीं है कि कॉमर्शियल बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता, होता है, बट उसको ऐसे कस्टडी वो वर्क नहीं करती, वो मैनेज फ्लोटिंग में अपना रोल प्ले नहीं करती। फोर्थ है, द सेंट्रल बैंक इज नॉट इशूइंग ऑथोरिटी, जो सेंट्रल बैंक है उसको ही करेंसी को इश्यू करने की क्या मिली हुई है, सोल अथॉरिटी मिली हुई है। केवल सेंट्रल बैंक ही न्यू पेपर करेंसी को प्रिंट कर सकती है, बट कॉमर्शियल बैंक क्या नहीं कर सकती, न्यू पेपर करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकती, ना ही उसको इश्यू कर सकती है। पेपर करेंसी को प्रिंट करने का राइट केवल किसको मिला हुआ है, सेंट्रल बैंक को राइट मिला हुआ है। एंड लास्ट है सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक होती है फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक होती है उसका जो मेन फोकस होता है, वो फोकस किसके ऊपर है कि वो क्या चाहती है कि क्या हो जाए, इकोनॉमी में ग्रोथ हो, लोगों की ग्रोथ होनी चाहिए, स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। मतलब कि ये चाहती है सेंट्रल बैंक, यहाँ पर ना तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आनी चाहिए, ना महंगाई होनी चाहिए, ना डिफ्लेशन, ना ही मंदी आनी चाहिए। सेंट्रल बैंक ग्रोथ में और स्टेबिलिटी में अपना बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। हम ये कहें कि सेंट्रल बैंक का तो मेन फोकस इस चीज के ऊपर होता है कि वो क्या करे, ग्रोथ और स्टेबिलिटी पर पूरा ध्यान दे। बट जो कॉमर्शियल बैंक होती है, कॉमर्शियल बैंक का कंप्लीट जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर होता है। और ये भी सच है कि जो कॉमर्शियल बैंक एस्टेब्लिश ही किस पर्पस से हुई है, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से हुई है। क्योंकि सभी कॉमर्शियल बैंक का क्या होता है, मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, उन्हें ग्रोथ और स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं होता। मेन होता है मेन फोकस ऑन स्प्रेड। जो स्प्रेड मैंने बताया था कि जो इसमें क्या था, लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो उसका बीच का डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, स्प्रेड कहलाता है। और कॉमर्शियल बैंक स्प्रेड के ऊपर प्रॉपर ध्यान रखती है। क्लियर हो गया। तो ये थे सेंट्रल बैंक के हमारे फंक्शंस और डिफरेंसेस। डिफरेंसेस कई बार 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है। और जो फंक्शंस हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, कभी भी आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। आपसे हमेशा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट एज अ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। कि सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स, प्लीज आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। मतलब कोई एक ही फंक्शन, और जो मेन होते हैं आने वाले जो फंक्शंस होते हैं इसमें बैंकर्स टू द बैंक, बैंकर्स बैंक, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स, ये 3 तो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये आपको बहुत अच्छे से एज ए एडवाइजरी, मतलब कि आपको यहाँ रटना नहीं है, इनकी मीनिंग को जानना है, इनके अंदर जो पैराग्राफ में दे रखा है, पैराग्राफ जो दे रखा है उसको समझना है। क्योंकि यहाँ पॉइंट्स के मार्क्स नहीं मिलते, पॉइंट्स तो आपको सीबीएसई ऑलरेडी बता रही है, आपसे उस पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही है। तो बेटा पॉइंट्स को छोड़कर आपको इनकी एक्सप्लेनेशंस क्या करनी है, कंप्लीट लर्न करनी है। सभी स्टूडेंट्स का ये काम हो जाना चाहिए, उस जितना भी आपको टॉपिक दिया जाता है उसको लिखो और उसको लर्न करो। ओके स्टूडेंट्स।